राजेंद्र एजुकेशन, सबसे बेहतर बनने की शुरुआत। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्या होती हैं कि बेसिक चीज़ें ही एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, लेकिन हम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो आप इस लेक्चर्स के बाद कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये लेक्चर आपके लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि साइंस से जो होती हैं वो एक आध दो क्वेश्चंस या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें से पूछे जाते हैं। तो आप इससे क्या करते हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। हालांकि हम बायोलॉजी के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बिकॉज मैं क्या हूँ, बायोलॉजी के टीचर हूँ, ठीक है। तो हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्या होती हैं बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। अब जीव विज्ञान पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हम बायोलॉजी को अगर क्या करें, तोड़ेंगे तो बायो प्लस लॉजी में क्या हुआ, ये टूटा। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी अपने लाइफ का अध्ययन करते हैं, वो होता है आपकी बायोलॉजी। और इसके फादर क्या हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है। तो जब हम जीव विज्ञान की बात करते हैं तो हम पहले जानेंगे कि जो जीव होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो कोई भी क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है, जीव जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, यानी कि कोशिका से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम कोशिका को ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जितने भी डाउट होंगे कोशिका से उसको हम आज क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम सेल की बात करते हैं यानी कोशिका, तो कोशिका जो होती है वो किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि सेल से ही जो होता है हमारी बॉडीज़ जो होती है वो बनी होती है। जैसे कोई एक ईंट है, बहुत सारे ईंट मिलकर एक घर बनाते हैं, वैसे ही सेल जो होती है वो आपस में मिलकर पूरे बॉडीज़ का क्या करती है, निर्माण करती है, किसी भी लिविंग थिंग्स का, ठीक है। तो सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ जो रहते हैं, सेल जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से आपका बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से आपका बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म क्या बनती है, ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ठीक है। और इससे क्या होती है, पूरी बॉडी फॉर्म होती है। जैसे एक ईंट से पूरा घर बनता है, वैसे ही सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो बॉडी बनाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कैसे, इसका डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम सेल को, यानी कि कोशिका को। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यानी कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है डैश डैश, तो क्या बोलेंगे हम? कोशिका। ठीक है, तो जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका को हम सेल को अन्य नाम से जानते हैं साइट। इसको हम क्या बोलते हैं? साइट भी। यदि क्या पूछ लिया सेल का अन्य नाम बताइए तो साइट बोलते हैं। और जहाँ पे सेल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिस शाखा के अंतर्गत सेल का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेल को क्या बोलते हैं? इसका पर्यायवाची कह लीजिए या अन्य नाम कह लीजिए, साइट बोलते हैं। और साइट के अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी, यानी कि जहाँ पे सेल का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी स्टडी। ठीक है, तो सेल से अब कोई भी, आई होप कि कोई भी आपको क्या हो, डाउट ना हो। सेल क्या होता है? सेल जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे बॉडीज़ का निर्माण करते हैं। सेल जो होती है वो किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, सेल जो होता है उसको हम साइट भी कहते हैं और इसका अध्ययन जहाँ पे करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी खोज कहाँ पे हुई। ठीक है, अब हम इसके खोज को देख लेते हैं कि इसकी खोज कहाँ पे हुई और कैसे हुई। जो कोशिका है, ठीक है, इसकी खोज हुई थी 65 में। ठीक है, खोज 65 में की थी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 65 में क्या किया? कोशिका की खोज की। ठीक है, कैसे किया इस पे बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया? एक पतली कॉर्क की एक पतली परत ली। अब ये कॉर्क क्या है? कॉर्क क्या है? एक पदार्थ है जो पेड़ों की छालों से प्राप्त होता है। ठीक, तो इन्होंने उसमें क्या देखा? एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जिसको इन्होंने कहा, क्या कहा? सेल्यूला कहा। ठीक है, बाद में इसे सेल का नाम दिया गया। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, मृत कोशिका। ठीक, तो जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये भी तो डाउट हुआ है ना। इसके बाद क्या हुआ? 65 में ठीक 9 साल बाद, यानी कि 1674 में लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। ठीक है, इन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को हम क्या कहते हैं? इन्होंने माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज इन्होंने 1674 ईस्वी में किया। इसके ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1676 में इन्होंने जीवाणु की भी खोज की। यानी कि डिस्कवर पूछेगा कि जीवाणु की खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो लुवेनहॉक ने किया। ठीक है, तो इन्होंने जीवाणु की भी खोज की। किस सन में? 1676 ईस्वी में। ठीक है, तो ये तो रहा आपके सेल के बारे में कि डिस्कवरी ऑफ सेल की खोज कब हुई थी? 65 में रॉबर्ट हुक ने किया, मृत कोशिकाओं से किया था। ठीक है, फिर उसके 9 साल बाद 1674 ईस्वी में लुवेनहॉक आए, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। अब लुवेनहॉक ने 2 साल बाद, इसी के ठीक 2 साल बाद क्या किया? 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज की। यानी कि जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? लुवेनहॉक। ठीक है, अब हम इसके कोशिका के क्या करेंगे? टाइप्स को देखेंगे कि कोशिका कितने टाइप्स की होती हैं। कोशिका
के प्रकार को देख लेते हैं हम। यहाँ से भी क्या होते हैं, क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो कोशिका जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और सेकंड होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो हम डिस्कस करेंगे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो छोटे जीवों में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हैं, आपके छोटे जीव हैं, ठीक है। यूग्लिना तो छोटे जीवों में पाई जाने वाली कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका कैसे कहते हैं, ठीक है। यू यानी कि यू मीन्स आप और हम क्या है, बड़े जीव हैं, तो क्या कह सकते हैं, बड़े जीवों में पाई जाने वाली कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है, केवल समझने के लिए है। यहाँ से क्या होते हैं कि आपको एनिमल्स के नाम देंगे, पूछेगा कि ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो यहाँ तक डिस्कस है, यहाँ तक आप लोगों को क्या है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है, अब हम यूकैरियोटिक कोशिका को देख लेते हैं। जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होता है आपका प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और सेकंड होता है आपका एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है आपका पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका। पादप कोशिका यानी पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका। जंतु कोशिका यानी जंतुओं के अंदर, यानी हम और आप, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, जंतु कोशिका यानी जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका। तो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका, ठीक है। जंतु कोशिका यानी जंतुओं में पाई जाने वाली कोशिका, ठीक है। यानी कि ये जंतु, जो कोशिका जंतुओं में पाए जाते हैं उसे जंतु कोशिका कहते हैं, और पादप कोशिका यानी ये पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में, यानी कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। कोशिका सिद्धांत से भी क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया,
देखिए, जब हम कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो ये इसको किसने दिया, कब दिया, क्या दिया अपने सिद्धांत में, और इसके अपवाद को जानेंगे। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिक थे आपके, स्लाइडेन और स्वान। जब कोशिका सिद्धांत पूछता है तो दोनों का नाम आता है, स्लाइडेन और स्वान दोनों का नाम आता है। ठीक है, तो स्लाइडेन और स्वान ने किस सन में दिया था, 1838 में, यानी 1838 से 1839 में दिया था। ठीक है, तो 1838 में स्लाइडेन ने, कंपैरेटिव एग्जाम्स में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि पादप कोशिका यानी पादप सिद्धांत को किसने दिया, तो पादप सिद्धांत को किसने दिया, स्लाइडेन ने। ठीक है, और स्वान ने जंतु कोशिका के सिद्धांत को दिया। ठीक है, तो जब कोशिका सिद्धांत पूछता है तो स्लाइडेन और स्वान दोनों का नाम आता है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि पादप सिद्धांत को किसने दिया, तो स्लाइडेन ने, और जंतु सिद्धांत को किसने दिया, स्वान ने। अब हम जानेंगे कि इन्होंने अपने सिद्धांत में आखिर कहा क्या था। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट कहा था कि सभी जीवों का शरीर या सभी जीव, हाँ, सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, इन्होंने अपने फर्स्ट सिद्धांत में कहा था कि जितने भी जीव हैं उनका जो बॉडी है, शरीर जो है, वो कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन अपवाद में कौन आए, इवानोव्स्की। अपवाद में उन्हीं के बाद क्या है, इवानोव्स्की आए। अब ये इवानोव्स्की कौन है, इवानोव्स्की क्या है, इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की। ठीक है, वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, और विषाणु जो होते हैं वो अकोशिकीय जीव हैं, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं होती। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था कि सभी जीवों का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन वायरस क्या है, अकोशिकीय जीव है। ठीक है, और इसके डिस्कवर किसने किया था, इवानोव्स्की ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया, तो कुछ अपवाद भी इसके क्या हैं। ठीक, तो इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की। ठीक है, और ये क्या है, अकोशिकीय जीव है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोशिका इसमें नहीं होती, अकोशिकीय जीव है। ठीक है, क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वायरस है इसकी खोज इवानोव्स्की ने कैसे की, तो इवानोव्स्की ने तंबाकू के अंदर क्या होता है, एक मोज़ैक रोग होता है। ठीक है, वो इस टाइम किसका अध्ययन कर रहे थे, मोज़ैक रोग का मोज़ैक रोग का अध्ययन रहेगा। अध्ययन करते समय इवानोव्स्की ने क्या की, वायरस की खोज की। तंबाकू क्या है, इन तंबाकू की एक खेती होती है जिसमें क्या होता है, मोज़ैक रोग लगता है। तो इवानोव्स्की ने उसी मोज़ैक रोग का अध्ययन करते समय वायरस को क्या किया था, देखा था। ठीक है, करते समय तंबाकू मोज़ैक रोग का अध्ययन करते समय देखा था। ठीक है, या खोज किया था। ठीक है, तो वायरस की खोज किसने की, इवानोव्स्की ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वायरस जो होता है इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब वायरस जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में होता है, यानी लिविंग थिंग्स के बाहर होता है, तो वो एक पार्टिकल की भांति बिहेव करता है। ठीक है, तो वो नॉन लिविंग
नॉन लिविंग की भांति क्या करता है, बिहेव करता है। पार्टिकल रहेगा जब किसी जीव के अंतर्गत जब किसी जीव के शरीर में जाता है, लिविंग थिंग्स के शरीर में जाता है, तो ये अपनी संख्या को बढ़ाता है, ठीक है, उसमें रोग क्या करता है, पैदा करता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी किसको कहते हैं, हम वायरस को कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था। अगले सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, स्लाइडेन और स्वान ने एटी 38 से 8039, ठीक है, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक कोशिका के बीचों बीच केंद्रक होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, सेकंड, प्रत्येक कोशिका के बीचों बीच क्या होता है, जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके बीचों बीच क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। ठीक है, लेकिन अपवाद में क्या आया, अपवाद में क्या आया, जितने भी स्तनधारी, ठीक है, जो स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे कि हमारे न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमारे आरबीसी में, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होती हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक कोशिका के बीचों बीच केंद्रक होता है, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या आया, सभी नहीं कह सकते, ठीक है, स्तनधारी जीवों के आरबीसी, ठीक है, यानी लाल रुधिर कणिका, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन कुछ क्या है, आपके एनिमल्स हैं जिसमें क्या होते हैं, जिनके आरबीसी में जो होते हैं वो केंद्रक प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आपके नोट पॉइंट में, जैसे आपके ऊँट हो गए, ऊँट दो लिख दिया, ऊँट हो गया, ठीक है, इनके आरबीसी में केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लामा हो गया, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है, लामा। उसके बाद क्या है, जिराफ, जिराफ के आरबीसी में केंद्रक जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो सेकंड सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था कि प्रत्येक कोशिका के बीचों बीच केंद्रक होता है, जिसे कोशिका का दिमाग कहते हैं, लेकिन हमारे आरबीसी में केंद्रक जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जैसे ऊँट हो गया, लामा हो गया, जिराफ, इनके आरबीसी में केंद्रक जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट सिद्धांत इन्होंने क्या कहा था। ध्यान दीजिएगा, थर्ड, इनसे पूछा गया कि जो नई कोशिकाएं हैं उनका निर्माण आखिर कैसे हुआ है। जब स्लाइडेन और स्वान से क्या किया गया, पूछा गया कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये उनका जवाब जो है नहीं दे पाए। ठीक, तो उसके बाद आया, इनसे क्या पूछा गया, नई कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। तो ये क्या किए, इस बात को नहीं बता पाए स्लाइडेन और स्वान, तो इनका सिद्धांत वहीं पे क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, इनके सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। हालांकि जो अपवाद थे वो दो सिद्धांत तो इन्होंने मान लीजिए ठीक बताया, ठीक है,
कुछ चीज़ों में अपवाद थे तो उनको क्या करेंगे, नहीं लेते, ठीक है। तो उसके बाद क्या आया, इसके बाद आया हमारा आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और श्वान का क्या किया गया, उनसे जब पूछा गया कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ तो वो नहीं बता पाए। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत आया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत को रोडॉल्फ विर्चॉल ने 1856 ईस्वी में दिया और इन्होंने उसका जवाब क्या दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से हुआ है, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है, ठीक है, पुरानी कोशिका से हुआ है, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चंस बनेंगे कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो रोडोल्फ विर्चॉल ने दिया। कभी कभी पूछ लेता है कि आधुनिक सिद्धांत पे क्या कहा गया था, तो यही पूछा गया था कि मतलब यही कहा गया था कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कोशिकांग के बारे में, ठीक है। तो जो कोशिका होती है वो किसी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग का मतलब होता है कि कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए हमारी क्या है, कोई सेल है यानी कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक फ्लूइड जैसी संरचना भरी होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जल बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, सभी ऑर्गेनल जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो इसका जो बाहरी परत होता है, ठीक है, इसको पहले हम देखेंगे कि इसका जो बाहरी परत है वो किससे मिलकर बना होता है, क्या होता है, ठीक है। तो जो कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है, ठीक है, बाहरी परत ये क्या होती हैं, दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आपका कोशिका भित्ति और सेकंड होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। और जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्या होता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो अर्धपारगम्य नहीं होती, ठीक है, अर्धपारगम्य नहीं होती, यानी कि किसी भी चीज़ को न तो अंदर जाने देती है और न ही बाहर न तो अंदर जाएगी कोई भी चीज़ और न ही बाहर जाएगी, ठीक है।
ये क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। और जो एनिमल्स में यानी कि कोशिका झिल्ली में क्या होती है, ये क्या होती हैं, अर्धपारगम्य होती हैं, अर्धपारगम्य होती हैं। जैसे हमारे बॉडी से क्या होता है, पसीना निकलता है, ठीक है। तो सेल्स से क्या है, जब सेल्स क्या है, अर्धपारगम है, यानी क्या है, थिन है, तो उससे क्या हो रहा है, पसीना निकल रहा है, ठीक है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होते हैं, वो अर्धपारगम में होती हैं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, और ये क्या होती है, अर्धपारगम में होती हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये सेलुलोज की बनी होती हैं, और ये क्या होती हैं, अर्धपारगम में नहीं होती। अब हम देखेंगे सेलुलोज को एकदम क्या करेंगे, इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है सेलुलोज आखिर में। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई हों। देखिए, जब हम सेलुलोज की बात करते हैं तो सेलुलोज एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और ये किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड्स का, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो जो हमारा सेलुलोज होता है वो एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स यानी सेकेराइड्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो 10 से अधिक सेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, जो सेलुलोज होता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो सेलुलोज क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और सेकेंड कि जो सेलुलोज है मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ठीक है। मानव क्या होता है कि सेलुलोज का पाचन जो होता है वो नहीं होता है, ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, आपका सेलुलोज है। सेलुलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आई होप कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। कोशिकांग, तो ये तो रही हम बाहरी परत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो अंदर जो क्या है, एक जाली जैसा पदार्थ है, जल जैसा पदार्थ भरा है, उसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। सेकेंड, फर्स्ट क्या है आपका, जीव द्रव्य। ये हम क्या कर रहे हैं कि आपको जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिससे टॉपिक्स कोशिका से जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वही चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जीवद्रव्य क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनमें जल जैसा क्या होता है, पदार्थ भरा होता है, ठीक है। तो जीवद्रव्य की पहले खोज पढ़ते हैं। तो जीवद्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने, ठीक है, डुजार्डिन ने किया था। और इसका नामकरण किसने दिया था, नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे क्या कहा था, जीवद्रव्य कहा था। तो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन किए थे, और नामकरण किसने दिया था, पुरकिंजे दिया था।
यही सब क्या होते हैं, क्वेश्चंस आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि खोज नामकरण किसने दिया था। ठीक है, तो द्युद्रव्य में क्या होता है, 90% जल पाया जाता है और सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन्स होते हैं। आपके द्युद्रव्य से क्या करेंगे, इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि इसकी खोज डुजार्डिन ने किया था और नामकरण किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। इसमें 90% जो होता है वो जल होता है और सबसे अधिक O2 होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये तो रहा द्युद्रव्य के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से सबसे अधिक क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी खोज की थी, खोज किसने किया था, अल्टमान। अल्टमान कहीं लिखा होगा, अल्टमैन भी लिखा होगा कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्टमान ने किया था। ठीक है, तो जब अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की तो उस टाइम उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट। एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि अल्टमान ने जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी तब उस टाइम उन्होंने इसका कुछ तो नाम दिया होगा, तो उस टाइम उन्होंने इसे कहा था बायोब्लास्ट। ठीक है, क्या कहा था, बायोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है, सी वेंडा ने इसे क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया था। ठीक है, तो सी वेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, माइटोचॉन्ड्रिया मत पढ़िएगा। ठीक है, मेरी एक स्टूडेंट थी वो इसको क्या पढ़ रही थी, माइटोचॉन्ड्रिया, तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, उन्होंने इसे बायोब्लास्ट कहा। ठीक, पूछता है कि बायोब्लास्ट नाम किसने दिया, तो अल्टमान ने दिया। और नामकरण किसने किया था, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, सी वेंडा ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो बनती है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, देखिए सबका मतलब एक ही होगा, लेकिन क्या कहता है, अलग अलग तरीके से पूछता है। नेक्स्ट आपसे कहीं कहीं दिखा रहेगा या किसी किसी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, इसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। थर्ड, इसे कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। नोट पॉइंट में आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसे कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसे कोशिका का श्वसन केंद्र भी
कहते हैं। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसकी खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया। उस टाइम इन्होंने इसका नाम क्या दिया, बायोब्लास्ट। ठीक, उसके बाद क्या आए, सी वेंडा आए, जिन्होंने इसका नामकरण दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसे क्या क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का विद्युत गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कोशिकांग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपके कोशिकांग से लाइसोसोम के बारे में पूछा जाता है। लाइसोसोम, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन क्या करते हैं, पुटअप होते हैं। तो जो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम की जब हम बात करते हैं तो लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। जब इसको लगता है कि हमारी कोशिका क्या है, नष्ट होने वाली है, तो ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज़ कर देती हैं, जिससे उसमें जो कोशिका है वो नष्ट तो होती ही है, साथ में जो लाइसोसोम है वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, और जब हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी डिडुवे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, डिडुवे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, खोज किसने किया था, डिडुवे नामक वैज्ञानिक ने इसकी लाइसोसोम की खोज की थी। इसमें हम इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 22 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और जिसमें से कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, इसे हम कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 22 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, इसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 5। ठीक है, क्या होता है, ये अम्लीय होते हैं। ठीक, और ब्लड्स का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ठीक, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे हम लवक के बारे में, यानी कि प्लास्टिड्स। ठीक है, तो जो लवक है ये किस में पाया जाता है, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। यह पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, लवक जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अवर्णी लवक। ठीक, सेकंड होता है आपका वर्णी लवक, और थर्ड होता है आपका
हरित लवक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो अवर्णीय लवक क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट्स के नीचे जो क्या होते हैं, रूट्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक, उनका रंग रंगहीन क्यों होता है, ठीक है, कलरलेस क्यों होता है। तो अवर्णीय लवक के कारण, जैसे जो ग्राउंड्स के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आपके गाजर वगैरह जो जड़ें होती हैं, इनकी क्या होती हैं, वाइट होती हैं, कलरलेस होती हैं, ठीक है। वर्णीय लवक क्या होती हैं, ये ये क्या करती हैं, ये तो रंगहीन होते हैं, ये रंगवर्णक, यानी कि ये क्या होते हैं, आपके रंगीन होते हैं, ठीक है, रंगीन होते हैं। जैसे आपके फ्रूट्स, ठीक है, उनका जो कलर होता है वो वर्णीय लवक के कारण होता है। जैसे फ्रूट्स का कलर डिफरेंट होता है ना, तो वो वर्णीय लवक के कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण, ठीक है, ठीक है। ये हरे रंग को क्या करती हैं, हरे रंग को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। तो ये तो रही लवक की बात। अब हम नेक्स्ट ऑर्गन के बारे, कोशिकांग के बारे में बात कर लेते हैं, ऑर्गेनेल के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम से क्या होते हैं, क्वेश्चंस पुटअप होते हैं आपके। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज की थी J.E. पैलेड नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। राइबोसोम में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, ठीक है, इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन पाई जाती हैं, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका 70S राइबोसोम, एक होता है आपका 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है वो 50S + 30S राइबोसोम से मिलकर बना होता है, और 80S राइबोसोम जो होता है वो 60S + 40S राइबोसोम से क्या होता है, मिलकर बना होता है। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक यानी प्लांट सेल्स में देखने को मिलती हैं, और 80S राइबोसोम जो होते हैं वो एनिमल सेल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कोशिका के बारे में सारे टॉपिक्स को क्या किया, क्लियर किया। पहले तो कोशिका क्या होते हैं, डिस्कवर ऑफ कोशिका यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिकांग के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। इससे ज़्यादा कोशिका से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेक्चर्स हम क्या करेंगे, आपको अपलोड करेंगे, ठीक। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।